करें। नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। जी हाँ, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू के प्रोफेसर और आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर डॉक्टर अनंत कुमार। जी हाँ, अनंत कुमार अगर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के चुनावी चक्रव्यूह को लेकर बातचीत होगी और उनकी क्या राय है, आखिर ये चक्रव्यूह में किस तरह से आम आदमी पार्टी फंस गई है, तमाम मसले हम उनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत में एक राजनीतिक दौर आपने देखा और हमें लगता है कि जेपी मूवमेंट भी आपने देखा था, जयप्रकाश आंदोलन। उसके बाद आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह के मूवमेंट को भी देखा जो कि एक सत्ता परिवर्तन के लिए था, और ये भी एक मजमा लगा था सत्ता परिवर्तन के लिए। अन्ना के आंदोलन से उपजी राजनीति थी और उसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा आई कि अब हम लोग एक राजनीतिक पार्टी बना के फिर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। बहुत ही नेक ये प्रयास था, लेकिन जिस समय आप जुड़ रहे थे इस पार्टी में, क्या आपको लग रहा था कि पिछली जो दो आंदोलन हुई, चाहे वो जयप्रकाश जी की हो चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह, कहीं कोई मेल था? देखिए, हमको तो पिछली आधी शताब्दी का घटनाक्रम आँख के आगे दिखाई पड़ रहा है। जब हम लोग विद्यार्थी थे यूनिवर्सिटी में तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का गैर कांग्रेसवाद का नारा था, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, और हम लोग उसके कार्यकर्ता थे। संवित की सरकारें बनी, पहली बार गैर कांग्रेस सरकारों का एक सिलसिला पंजाब से लेकर बंगाल तक आया, और बंगाल की सरकार को छोड़ के बाकी सब सरकारें कुछ ही समय के अंतराल के बाद 1.5 साल 2 साल में उखड़ गई। फिर जैसा आपने जिक्र किया, जेपी मूवमेंट हुआ जिसके हम वॉलंटियर थे, और जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से पूरे देश की सरकार बनी थी, खाली दिल्ली की सरकार नहीं थी, और वो भी महत्वाकांक्षी नेताओं के समझ और नासमझ के अंतर में डूब गए। फिर वीपी सिंह आए जिनको वामपंथी दक्षिणपंथी दोनों का सपोर्ट। हर सोमवार को सुबह नाश्ते पर सलाह देते थे, अगले हफ्ते का कार्यक्रम बनता था, और जाने अनजाने वो सरकार अस्मिता की राजनीति की तरफ मुड़ गई और मंडल और मंदिर की आग में झुलस गई, ख़त्म हो गई। लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे। दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी की सरकार को एक स्पीड ब्रेकर मिला। आम आदमी पार्टी अभी पूरी तरह से पार्टी नहीं है। ये एक बड़ा आंदोलन था, जिस आंदोलन को असफलता की तरफ ढकेलने में मनमोहन सिंह सरकार ने अहंकार के साथ काम किया, झूठ के साथ काम किया, चुनौती दी कि लोगों का वोट लेके आओ, हम जो भी कर रहे हैं उसकी हमारी जिम्मेदारी जनता के साथ है, और हमको भ्रष्टाचारी कहने वाले तुम कौन हो, तुम जनता का वोट जीत करके दिखाओ। उसी चुनौती का जवाब हम लोगों ने दिया कि अब और अनशन नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, हम चुनाव में उतरेंगे। हमको अन्ना जी ने मना किया था, कहा था वोट लेना इतना आसान नहीं है, चुनाव के लिए अच्छे लोगों को लाना आसान नहीं है, अच्छा पैसा लेकर के चुनाव लड़के जीतना मुश्किल है। लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए अभिमन्यु की तरह से हमने 6 फाटक तोड़े और दिल्ली में दोबारा सरकार बनी। अब ये सरकार राजनीतिक दल के रूप में काम करेगी या एनजीओ के रूप में काम करेगी, इसमें परस्पर संवाद होगा, समाज के साथ साझेदारी होगी, या मुट्ठी भर लोग इसका संचालन करेंगे। पार्टी कैसी चलेगी, दिल्ली में मोहल्लों में सीमित रहेगी या सारे देश में फैलेगी, यही सब दिशा भ्रम के मुद्दे हैं। और आज जो हो रहा है उसमें सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन साख को खतरा है, हमारे सहयोग के माहौल को खतरा है। और इसीलिए ये आशा करनी चाहिए कि आप सबका ध्यान अगर आ गया हमारे ऊपर, तो हम अपने युग धर्म को महसूस करेंगे और व्यक्तिगत तानेबाजी की बजाय इसको पूरे समाज की धरोहर मान करके सुंदर बनाएंगे, सरकार भी अच्छी चलाएंगे और पार्टी भी अच्छी बनाएंगे। आज इस बातचीत में डॉक्टर कुमार, हम ये चाहेंगे कि आप दिल से ज़रा बोलिए, क्योंकि मैं उन चीज़ों को समझना चाहता हूँ। मैं रोज़मर्रा इंटरव्यू लेने के लायक नहीं। मैं ये जानता हूँ कि जिस समय अन्ना का ये आंदोलन चल रहा था, उस समय जो भीड़ जिसकी जो आप लोगों ने दिखाया, ये क्या वही भीड़ थी भारत की जनता, ये एनजीओ वाली भीड़ थी, और जिसका हश्र यही होना था? नहीं, देखिए, इसके पीछे इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मोर्चा था, और दिल्ली में कई नागरिक संगठन, उसमें कुछ एनजीओ भी थे, उन लोगों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की थी। इसीलिए उस समय आरोप लगा कि ये एक
आवरण है भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये कांग्रेस को हिलाने डुलाने और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। दुनिया में ये मैसेज देने की कोशिश है कि भारत में पूंजी मत लगाओ, भारत में इस समय बड़ी अराजकता है, राजधानी में ही ऐसा चल रहा है तो देश में क्या होगा। ये गलत आरोप था। ये मंत्रियों का अहंकार बोल रहा था, भ्रष्टाचारियों का षड्यंत्र बोल रहा था, और मीडिया ने उस समय हमको बहुत सही तरीके से देश के सामने पेश किया। अन्ना हजारे जैसे संत को कांग्रेसी नेताओं ने ऊपर से लेकर नीचे तक सने हुए भ्रष्टाचारी के रूप में घोषित किया, और जनता ये सब देख रही थी। रामदेव की शांत अनशन कर रही, सो रही जनता के ऊपर लाठी चलाई और मजाक उड़ाया कि रामदेव महिलाओं के कपड़े पहन के भागे, वहाँ होते तो हम उनको सबक सिखाते। जनता ने इस सबको याद रखा, चुनाव के मौके पर सबक सिखा दिया। इसलिए जो लोग थे वो साधारण लोग थे, राजनीति से ऊपर उठे लोग थे। वो कुर्सी की तलाश में इकट्ठा भीड़ नहीं थी, लाई गई भीड़ नहीं थी, बेचैन लोगों की भीड़ थी जो सत्ताधारियों के अहंकार से पीड़ित थी और उनके अहंकार को रोकने का रास्ता खोज रही थी। उसमें उनको अन्ना हजारे जैसा संत अपना मार्गदर्शक मिला। अच्छा, आप बार बार झूठ और अहंकार दो शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जो अरविंद की राजनीति अभी चल रही है, जिससे उठ के आप लोग बाहर निकले हैं और झूठ और अहंकार में फंस गई है राजनीति? नहीं, मैं ऊब के तो बाहर नहीं निकला हूँ। मुझे तो कहा गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपका कोई काम नहीं है, आप साधारण सदस्य के रूप में रहिए। तो बाहर तो नहीं निकला हूँ, घर ही में हूँ। लेकिन झूठ और अहंकार जो है उसका बोलबाल है। अहंकार के पैदा होने में कुछ समय लगता है, रातों रात तो पैदा नहीं होता है। जो अंदाजे बयां है वो सात्विक और अहंकार मुक्त नहीं, उसमें विपश्यना का साधक कम दिखाई पड़ रहा है और मुख्यमंत्री की छोटी सी कुर्सी पर उचक के बैठा हुआ आदमी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि जो विकल्प की राजनीति देने की जो कोशिश हुई है वो ये विकल्प नहीं है? देखिए, विकल्प की राजनीति का मतलब था साधारण लोगों की आवाज़ को सुनना, और जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं वो सत्ताधीश की बजाय समाज सेवक के तौर पर आचरण करें और कोशिश ये करें कि जनता की निगरानी में चले। दरवाजे बंद कर देना, फ़ोन तक नहीं ले जाने देना, कलम न ले जाने देना, बाउंसरों को बुला लेना, तो ये सत्ता का विकार जैसा है, सत्ता का अहंकार जैसा है। ये आम आदमी का लग रहा है कोई लक्षण है कि हर दिन स्ट्रिंग होना, एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रिंग करना, SMS भेजना, आईफोन का उपयोग करना, एप्पल फ़ोन का उपयोग करना, क्या ये आम आदमी के पास है? आप तो समाजवादी राजनीति करते रहे, आप ये बताइए कि आम आदमी इस तरह से क्या मीडिया मैनेजमेंट करता है? कुछ नया चल रहा है, कुछ नया चल रहा है। और आपके मैनिफेस्टो में है कि वाईफाई फ्री दिल्ली देंगे, क्या ये आम आदमी को वाईफाई चाहिए? अभी वाईफाई तो देखिए, उसके बारे में दो बहस हो सकती है। इस समय दुनिया सूचना क्रांति के दौर से गुजर रही है। जब मोबाइल फ़ोन आया था तो हम लोगों ने भी इसकी आलोचना की थी। हम लोगों ने कहा था ये VIP का साधन है, लेकिन आज VIP के पास है या नहीं है, लेकिन घरेलू गृहिणी के पास है, ऑटो वाले के पास है, घर में झाड़ू पोछा करने वाले के पास है, क्योंकि ये सूचना शक्ति देता है, संवाद की क्षमता देता है। इसलिए कौन सी मशीन VIP के हाथ से फिसल करके कब जनसाधारण के हथियार बन जाएगी कहना मुश्किल। हम आशा करते हैं कि वाईफाई का इस्तेमाल खाली बड़े घरों के लाडले और लाडलियाँ नहीं करेंगे, साधारण घरों के नौजवानों के लिए उनकी विद्या साधना में, छोटे पूंजी के लोगों के रोजगार में, आप जैसे पत्रकारों के व्यवसाय में काम आए। डॉक्टर साहब, मैं आज ये जानना चाहता हूँ, तो साफ आप हमारे माध्यम से बताएं, मीडिया के माध्यम से, आखिर वो क्या हुआ था जो आप, योगेंद्र जी, प्रशांत जी, रमजान जी, जो भी लोग बाहर, मतलब इस तरह से आरोप का प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और आप लोग बाहर आ गए? आखिर वो क्या, कौन नहीं, जब कोई प्रस्ताव आता है तो उसका प्रस्तावक होता है, समर्थक होता है, उसके बाद फिर उस प्रस्ताव के बारे में चर्चा होती है। खासतौर पर जब किसी के विपक्ष में प्रस्ताव आता है, उस पर आरोपों की बरसात कर दी जाती है, तो उसको सफाई का मौका मिलता है। ये तो हत्या के आरोपी के लिए भी अदालत में होता है। लेकिन हमारी पार्टी जो बहस करने वालों की पार्टी है, बोलने वालों की पार्टी है, उसमें प्रस्ताव आया और हुआ कि अब अरविंद जी तो बोल ही चुके हैं, तो सब बात आपको साफ हो गई, अब वोट कर लिया जाए। ये बहुत अशुभ हुआ। संवाद के बिना
आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जो वैकल्पिक राजनीति है उसकी तलाश देश इसीलिए कर रहा है कि ज़्यादातर पार्टियां हाईकमान के चक्कर में फंस गई। एक आदमी या औरत की जेब की पार्टी बन गई। वो चुनाव तो जीत जाते हैं, जैसे बिहार में 15 साल एक राज चला, उत्तर प्रदेश में 20 साल से बारी बारी से राज चलता है, कभी एक स्त्री का कभी एक पुरुष का। जनता उसमें अपने को भागीदार नहीं महसूस करेगी। आप चुनाव जीत सकते हैं, सरकार में जा भी सकते हैं, एक बार नहीं कई बार जा सकते हैं, लेकिन जनतंत्र की जड़ें उससे मजबूत नहीं होती हैं, जनता की सेवा नहीं होती है। और फिर आपको बंगाल से लेकर के पंजाब तक की जो सत्ताधीशों की दशा है उससे गुजरना पड़ता है। आपको नहीं लगता जितनी बातें अभी आपने की हैं बिहार की, उत्तर प्रदेश की, ये सबका बैकग्राउंड में समाजवादी आंदोलन की भूमिका रही है, और ये वही लोग हैं जो लोहिया के लोग कहे जाते हैं, और ये वही कहाँ लोहिया की जो राजनीति है उसी का ये नतीजा है। नहीं। लालू कौन है, मुलायम सिंह यादव कौन ये है? सब इंदिरा गांधी की राजनीति का नतीजा है। परिवारवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता ये कांग्रेस ने फैलाया। इसमें 1971 से सब शुरू हुआ। पहले नरम जातिवाद चला, बामन, दलित और मुसलमान का तिगड्डा बनाया श्रीमती इंदिरा गांधी, जगजीवन बाबू और फखरुद्दीन अली अहमद, और मध्यम जातियां दूसरी तरफ चली गई। फिर दूसरे लोगों ने देखा, फिर 80 में पैसा और गुंडा लाया गया, संजय ब्रिगेड आई, तो फिर 84 के चुनाव में दूसरे भी उसी तरह के। ये सारे दांव पेच कांग्रेस के विघटन से शुरू हुए। राम मनोहर लोहिया एक राजनीतिक क्रांतिकारी का नाम था, जो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, सिद्धांत फैलाने के लिए लड़ते थे। इसलिए वो जवाहरलाल नेहरू से लड़े। वो सुविधा की राजनीति नहीं करते थे। जब मरे तो उनका बैंक बैलेंस नहीं था, उनका परिवार नहीं था, उन्होंने अपनी जात के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। हाँ, लोहिया के नाम पर जैसे आप कहें कि जाने दीजिए, बात बहुत बिगड़ जाएगी। हाँ, चलिए लेकिन इनमें और लोहिया में रिश्ता वही है जो कबीर और उनके बाद क्या था, बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। बूढ़ा वंश लोहिया का, पैदा हुआ लालू और मुलायम। तो डॉक्टर साहब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, अब वक्त हो चला है। छोटे से ब्रेक का बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये बातचीत आगे भी डॉक्टर आनंद कुमार से हमारी और भी होगी। अरे बातचीत क्या होगी, अब पिटेंगे हम। पहले आम आदमी